Hi, dear students, learners, and all my seniors and juniors who are here on this channel, who is watching me on this channel. You all are welcome here warmly. I hope you would have enjoyed all the previous videos I have created so far and uploaded. All the things I have uploaded so far, we have tried consciously to do everything to our deepest insight or level. Everything is explicit, and I want to just add the information as much it is possible from the different sources like internet, from the textbook, and all the information we have gathered already. You know that if you talk about the epistemology, it is completely the ocean. It is not completely limited to a single bucket of water. So as much as you practice of something else, you have immense knowledge of that thing. So I think that we are going to now cover block number 2 of psychopathology of BPC 014. And before this, we have already covered all the units of block number 1 of BPC 014 of psychopathology. All the parts we have covered in multiple videos, and they are in part number 1, part number 2, and so on. So far, you would have enjoyed all these videos. You can leave your own opinion in the comment box, and we would just try to work on it as much as it is possible. By then, just take care of yourself and enjoy all the parts and videos of block number 2 with all the units. हाय, वेलकम ऑन इजी लर्निंग। तो आगे जो है हम करवाने जा रहे हैं BPCE 014 का आपको आगे का पार्ट है। इसमें 1.5 में है आपका, यह है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। मतलब चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के अंदर में एंग्जाइटी डिसऑर्डर कैसे होती है। चाइल्डहुड तो आप जानते हैं क्या होते हैं, जो बचपनी की अवस्था होती है उसको चाइल्डहुड कहा जाता है, ठीक है। और जो एडोलेसेंस होते हैं उसको क्या कहा जाता है आपको ख़ास करके, तो जो 13 से लेकर के 19 ईयर्स तक की एज के होते हैं वो आपके एडोलेसेंस में काउंट हो जाते हैं। तो ये रहा आपका चाइल्डहुड और ये आपको एडोलेसेंस। और एंग्जाइटी तो आपको पता ही है, किसी चीज़ की चिंता होना, कुछ घटना होने वाला हो फ्यूचर में उसकी आशंका होना या उसके प्रति चिंता व्यक्त करना, उसी को एंग्जाइटी कहा जाता है। और डिसऑर्डर का मीनिंग होता है जो ख़राबी होती है, जो परेशानी होती है, उसी को डिसऑर्डर कहा जाता है। चलिए, कहा जाता है इसमें कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर है आर कैरेक्टराइज्ड बाय फियर, वरी और ड्रेड दैट ग्रेटली इम्पेयर्स द एबिलिटी टू फंक्शन नॉर्मली। क्या होता है, किसी भी मनुष्य में अगर एंग्जाइटी डिसऑर्डर आ जाती है ना, तो उनकी खास लक्षण होती है, उनको डर होने लगता है, उनको चिंता सताने लगती है, उनके अंदर में भय प्रवेश करने लगता है। और ये काफ़ी ग्रेटली तरीके से, भयानक तरीके से उस व्यक्ति की जो योग्यता होती है, एबिलिटी होती है कार्य करने की, फंक्शन करने की, उनको जो है बर्बाद कर देता है, इम्पेयर कर देता है। नॉर्मली कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, लेकिन अगर उनके अंदर में ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर घुस जाए तो क्या होगा, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एंड दैट इज़ डिसप्रोपोर्शनेट टू द सर्कमस्टांसेस एट हैंड। और यह तुरंत क्या होता है, जो परिस्थिति होती है उस परिस्थिति के अनुसार डिसप्रोपोर्शनेट होती है, मतलब वो एक बराबर नहीं होती है और समानुपात होती है। एंग्जाइटी में ऑल्सो रिजल्ट इन फिजिकल सिम्टम। और एंग्जाइटी जो है वो जो शारीरिक जो लक्षण है उनका भी परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। सम एंग्जाइटी इज़ ए नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट एज इन द फॉलोइंग केसेस। और कुछ प्रकार की जो एंग्जाइटी होती है वो एक सामान्य जो है डेवलपमेंट की जो है रूप होते हैं, जो कि नीचे की हालत में देखा गया है, आप देख सकते हैं। इसे पॉइंट्स में कुछ दिए हुए हैं कि कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि कुछ एंग्जाइटी जो होती है नॉर्मल एस्पेक्ट होती है डेवलपमेंट की, ठीक है। मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट जो होता है वो नॉर्मल तरीके से आपको दिखाई देता है किसी व्यक्ति के अंदर में। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अगर आप इसमें देखेंगे तो अधिकतर जो टॉडलर्स होते हैं जो अभी चलना भी ना सीखा हो, बेचारा बहुत छोटा सा हो, नन्हा सा हो, बिकम फियरफुल व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम देयर मदर। उनके अंदर में डर प्रवेश कर जाती है, वो डर जाते हैं जब उनको अपने मदर से अलग कर दिए जाते हैं तो, स्पेशली इन अनफैमिलियर सराउंडिंग्स, और ख़ास करके ऐसे माहौल में जो उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं हो, अनफैमिलियर हो। सेकंड पॉइंट में दे रखे हैं, फियर्स ऑफ डार्क, मॉन्स्टर्स, बग्स एंड स्पाइडर्स आर कॉमन इन 3 to 4 ईयर ओल्ड। कहते हैं अगर अंधेरे में बच्चे को छोड़ दिया जाए, अगर मॉन्स्टर, उनके बच्चे को लगा कि आसपास कोई मॉन्स्टर है, या बग्स मतलब जानते हैं खटमल होते हैं, या स्पाइडर्स होते हैं, इनका डर बच्चों में जो है कॉमन होते हैं, खास करके जो 3 से 4 साल के बीच होते हैं। शायद चिल्ड्रन में इनिशियली रिएक्ट टू न्यू सिचुएशन विद फियर और विड्रॉल, और कुछ जो शर्मीले बच्चे होते हैं वो शुरुआत में नए जो परिस्थिति होते हैं उनको डर से या वहाँ से बचने का प्रयास करने से आपको रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या तो वो बच्चा डर दिखा के ऐसा करेगा, और या तो वो वहाँ से चाहेगा कि मैं वहाँ ना रहूँ, विड्रॉल कर जाऊँ, वहाँ से बाहर निकल जाऊँ। आगे है, फियर्स ऑफ इंजरी एंड डेथ आर मोर कॉमन अमंग ओल्डर चिल्ड्रन। कहते हैं कि जो ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर में जो घायल होने की और मृत्यु की संभावना है या डर है वो ज़्यादा होती है। ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स ऑफ्टन बिकम एंक्शस व्हेन गिविंग ए बुक रिपोर्ट और टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ देयर क्लासमेट। कहते हैं जो ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं और एडोलसेंट्स होते हैं वो अक्सर चिंतित हो जाते हैं जब वो अपने क्लासमेट के सामने में बात कर रहे होते हैं या उन्हें कोई रिपोर्ट बुक दे रहे होते हैं तो। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें कि सच डिफ़िकल्टी शुड नॉट बी व्यूड एज एविडेंस ऑफ ए डिसऑर्डर। लेकिन अगर ऐसी कठिनाइयाँ आती है तो इसे डिसऑर्डर के सबूत के तौर पे नहीं देखी जानी चाहिए। व्यू मतलब देखना। However, if manifestations of anxiety become so exaggerated, लेकिन अगर एंग्जाइटी के स्पष्टीकरण, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ होने वाला हो और वो चीज़ हो रहा हो और उसका जो लक्षण आपको सामने बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, प्रकटीकरण जिसे कहा जाता है, उसी को मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। अगर इतना ज़्यादा बढ़ जाए, बिकम सो एग्जरेटेड दैट दे ग्रेटली इम्पेयर फंक्शनिंग और कॉज सीवियर डिस्ट्रेस, जिससे कि वो उनके अंदर डिस्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाता है और उनके जो कार्य करने की क्षमता होती है वो ख़राब हो जाती है, इम्पेयर हो जाती है। तो कहा जाता है आगे इसके बारे में, तो एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर शुड बी कंसिडर्ड। तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। तो मतलब अगर आपसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर का डेफिनेशन भी पूछा जाए तो आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। इसमें आगे भी इसमें दे रखे हैं, एट सम पॉइंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, कहते हैं कुछ पॉइंट पर में जब बचपने की अवस्था होती है, लगभग जो चिल्ड्रन होते हैं 10 to 15% वो एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर का अनुभव करते हैं, जिसमें सोशल फोबिया होती है, सामाजिक डर होती है, सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर होती है कि बच्चे को कहीं अपने माता से अलग ना कर दिया जाए, स्पेसिफिक फोबिया होती है, कुछ खास जो है डर होती है, पैनिक डिसऑर्डर होती है, उन्हें डरने का भी जो है काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर जो है डर का माहौल बना रहता है, एक्यूट एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और काफ़ी ज़्यादा गहरा या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर त्रास या भय जो है पैदा रहता है, मेकिंग दिस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड। और ये जितने भी होते हैं वो जो कॉमन डिसऑर्डर होते हैं चाइल्डहुड के, वो सारी चीज़ें बनाती है। ऑल्दो मोस्ट अनरियलिस्टिक चाइल्डहुड फियर्स डिसिपेट ओवर टाइम, लेकिन कहते हैं कि भले ही अधिकतर जो अवास्तविक जो चाइल्डहुड फियर्स है वो समय के साथ समाप्त होने लगते हैं या डिसिपेट होने लगते हैं, इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट मोस्ट ऑफ द एडल्ट सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी कैन ट्रेस देयर प्रॉब्लम्स बैक टू देयर चाइल्डहुड। कहते हैं यह भी सत्य है कि अधिकतर जो एडल्ट होते हैं जो एंग्जाइटी से सफ़र कर रहे होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम को वापस जो है वो बचपने में देख सकते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें, द सीरियसनेस ऑफ चाइल्डहुड एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स शुड देयरफॉर नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड।
कहते हैं इसीलिए चाइल्डहुड एंग्जाइटी प्रॉब्लम की जो सीरियसनेस है या गंभीरता है उसे नज़रअंदाज या हल्के में नहीं ली जानी चाहिए इसी कारण से। देयरफॉर मतलब इसी कारण से। Not only do they suffer as adults too from being anxious, they also lose out on mastering developmental tasks at various stages of their life. कहते हैं वो मात्र केवल सफ़र ही नहीं करते हैं जैसे एडल्ट करते हैं, मतलब एंक्सस होने से वे क्या करते हैं कि कोई भी डेवलपमेंटल टास्क में जो मास्टरी हासिल करना चाहिए उनको भी अपनी ज़िंदगी के अलग अलग चरणों में वो खो बैठते हैं, मतलब ऐसा नहीं कर पाते हैं वो। For example, a child who is painfully shy and who finds interacting with peers intolerable is also unlikely to learn how to interact with other people. कि एक चाइल्डहुड जो काफ़ी पेनफुली तरीके से शाय है, मतलब वो शर्मिला है, और अपने जो साथीगण हैं उनके साथ बात जब कर रहे होते हैं तो उसको वो सह नहीं पाता है, इंटॉलरेबल होते हैं। is also unlikely to learn how to interact with other people. तो इसमें संभावना कुछ भी नहीं होती है कि वो दूसरे लोगों से कैसे बर्ताव करता होगा या बात करना सीखता होगा। This deficit will persist as the child grows into adolescence and later as an adulthood lead to social retardation. और ये जो कमी है ये बरकरार रहती है जैसे जैसे चाइल्ड जो है वो एडोलेसेंस में प्रवेश करते हैं और बाद में एक एडल्ट के रूप में जो है लेटर एज एन एडल्ट वुड लीड टू सोशल रिटार्डेशन। वो क्या होते हैं बाद में जाकर के वो सोशल रिटार्डेशन जो है उनका नेतृत्व करते हैं, मतलब समाज में जो है वो सही से नहीं रह पाते हैं, समाज में रहने में उन्हें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स विच चिल्ड्रन यूजुअली सफ़र आर मेंशन्ड बिलो। कहते हैं कुछ कॉमन जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर होते हैं जो कि चिल्ड्रन खास करके जो है कॉमनली रूप से जो है सफ़र करते हैं उनका जिक्र नीचे किया जाता है। देखिए इसमें पहला जो है वह है आपका स्कूल फोबिया। स्कूल फोबिया का मतलब है कि बच्चे को स्कूल में डर लगता है, दे रखा है। Social phobia, sometimes called school refusal, has serious academic and social consequences for the child and can be extremely disabling. कहते हैं सामाजिक जो डर है कभी कभी जैसे कि स्कूल का रिफ्यूज़ल कहा जाता है, इनका एक गहरा जो है एकेडमिक और सामाजिक जो है नतीजा बच्चे के लिए देखा जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा बच्चे को क्या कर सकते हैं तो उन्हें नालायक बना सकते हैं, डिसेबल बना सकते हैं। दो प्रकार के ऐसे स्कूल फोबिया है जो कि अभी तक पहचाना गया है, वे नीचे दिए गए हैं। देखिए पहला तो दे रखे हैं इसमें वो है सेपरेशन एंग्जाइटी, मतलब बच्चे को चिंता रहती है कि कहीं वो माता पिता से दूर ना हो जाए। और दूसरा है फोबिया और फियर ऑफ स्कूल, और दूसरा उनके अंदर में रहते हैं कि बच्चों को जो है स्कूल से वो उन्हें डर लगता है, उन्हें फोबिया होती है। तो सबसे पहले जो है इसमें हम देखेंगे वो है 1.5.2 में वो है सेपरेशन एंग्जाइटी। अब ये सेपरेशन एंग्जाइटी क्या होती है देखिए। तो सेपरेशन एंग्जाइटी के बारे में दे रखे हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये तो वाकई में कॉमन होती है, लगभग बच्चे में सबके अंदर ये चीज़ होती है। बच्चों को लगता है कि कहीं वो माता से अपने पेरेंट्स से अलग ना हो जाए। इन दिस डिसऑर्डर चिल्ड्रन वरी कॉन्स्टेंटली, और इस डिसऑर्डर में बच्चे जो है वो लगातार चिंता करते रहते हैं दैट सम हार्म विल बिफॉल देयर पेरेंट्स और देमसेल्व्स व्हेन दे आर अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इनमें बच्चे हमेशा जो है यह चिंता करते रहते हैं कि कुछ जो है नुकसान जो है उनके पेरेंट्स के साथ हो जाएंगे या उनके खुद के साथ हो सकते हैं अगर वो पेरेंट्स के साथ दूर हो जाते हैं तो। एंड व्हेन एट होम दे शैडो वन और बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स, और जब घर पे रहते हैं तो वे क्या करते हैं, एक या दोनों पेरेंट्स के जो है वो छत्र छाया में रहते हैं या जो दोनों जो है माता पिता उनको देख रेख कर रहे होते हैं। Although school refusal is the most common symptom of children with separation anxiety disorder, 75% बच्चों में होती है, खास करके क्योंकि उनको डर लगता है, स्कूल नहीं जाना चाहते हैं वो, तो ये तो जो है कॉमन सिम्टम है बच्चों में। Only 1/3 of all children who refuse to attend school do so because they have separation anxiety disorder.
कहते हैं कि 1/3 जो है सभी बच्चों में वो जो है स्कूल अटेंड करने से मना इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो सेपरेशन है उनका डर उनके अंदर रहता है। उनको रहता है कि स्कूल जाएंगे तो शायद हम अपने माता पिता से जो है अलग हो जाएंगे। आगे दे रखे हैं इसमें कि since the starting of school is usually the first circumstance that requires lengthy and frequent separation of children from their parents, कहते हैं क्योंकि स्कूल की जो स्टार्टिंग होती है वो पहली ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें एक लंबा और बार बार जो है चिल्ड्रन का अपने पेरेंट्स से अलग होने का प्रोसेस होता है। तो सेपरेशन जो एंग्जाइटी है वो अक्सर स्कूल फोबिया का मेन कारण होता है। दे भी रखा है सेपरेशन एंग्जाइटी इज़ ऑफ्टन ए मेन कॉज ऑफ school phobia. One study found that 70% of children who have school refusal caused by separation anxiety have mothers who also avoided school during childhood. कहते एक स्टडी में पाया गया कि चिल्ड्रन के जो 75% हैं जो कि स्कूल जाने से मना करते हैं, स्कूल रिफ्यूज़ल है, वो सेपरेशन एंग्जाइटी के कारण होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मदर से दूर हो जाएंगे। who also avoided school during childhood, और ख़ास करके ऐसे मदर जो कि चाइल्डहुड में जो है स्कूल जाना छोड़ दिए थे। कुछ ऐसे मदर थे जो बचपन में जो है स्कूल जाना छोड़ दिए थे, तो उनके बच्चे के भी अंदर ऐसी लक्षण आ जाती है। इनका कहना यह है, It has been hypothesized that the child's reluctance to go to school stems from some problem in the mother-child relationship, और यह भी अनुमान लगाया गया है कि चाइल्ड की जो ना मानने वाली जो प्रक्रिया है, इसी को रिलक्टेंस कहा जाता है, स्कूल जाने की जो है, ये मदर चाइल्ड रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम है वहाँ से जुड़ी रहती है, स्टेम रहती है। Perhaps the mother communicates her own separation anxieties and unwittingly reinforces the child's dependent and avoidant behavior. शायद मदर जो है वो अपनी जो सेपरेशन एंग्जाइटीज़ है उनके बारे में बच्चों से बात करते हैं और बिना किसी बुद्धि को लगाए हुए ये बच्चे को जो है वो अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, और बच्चा जो है वो नहीं चाहता कि वो अपने माता पिता को छोड़ दे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं फियर ऑफ स्कूल की ओर। तो आगे जो है वो फियर ऑफ स्कूल है आपका। इससे बच्चों को जो है स्कूल से जो है डर लगता है। द सेकेंड मेजर टाइप ऑफ स्कूल रिफ्यूज़ल इज़ दैट, दूसरा जो मेजर जो टाइप है स्कूल ना जाने के लिए जो बच्चे मना करते हैं, इज़ दैट एसोसिएटेड विद द ट्रू फोबिया ऑफ ए स्कूल। ये स्कूल के एक ट्रू फोबिया से जुड़े होते हैं। एसोसिएटेड मतलब जुड़ा होना। दैट इज़ आइदर ए फियर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू स्कूल और ए मोर जनरल सोशल फोबिया। कहते हैं या तो ये विशिष्ट रूप से खास करके स्कूल से जुड़े होते हैं या संबंधित होते हैं, या अधिकतर साधारण तरीके से सोशल फोबिया होते हैं। Children with this type of phobia generally begin refusing to go to school later in life. कहते हैं इस प्रकार के जो फोबिया होते हैं बच्चों में, इन फोबिया को लेकर के सामान्य तरीके से बच्चे स्कूल जाने से जो है मना करना शुरू कर देते हैं अपने बाद की ज़िंदगी में भी, मतलब बाद में भी वो नहीं चाहते हैं स्कूल जाना। एंड हैव मोर सीवियर एंड परवेसिव अवॉइडेंस ऑफ स्कूल, और यह बहुत गहरा बनता चला जाता है, और स्कूल ना जाने का ये जो इनका प्रोसेस है, अवॉइडेंस है, वो बरकरार रहता है या परवेसिव रहता है। परवेसिव का मतलब है कोई चीज़ हमेशा के लिए किसी चीज़ में मौजूद होना। Their fear is more likely to be related to specific aspects of school environment, such as worries about academic failure or discomfort with peers. उनका जो डर है वो अधिक संभावना बनते हैं कि कुछ खास स्कूल एनवायरनमेंट से जुड़े होते हैं। कहते हैं कोई न कोई कारण से डर लगता है उनको, क्योंकि स्कूल का जो एनवायरनमेंट होता है उनको पसंद नहीं आता है, और ये जो खास एस्पेक्ट होते हैं, स्पेसिफिक एस्पेक्ट होते हैं स्कूल एनवायरनमेंट के, उनके कारण से ज़्यादा लाइकली या संभावना बनता है कि उनके अंदर डर होता है। अब ये क्या सब डर होता है? सच एज़ वरीज अबाउट एकेडमिक फेल्योर, उनके अंदर चिंता रहती है कि कहीं वो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में फेल ना कर जाए, या डिस्कम्फर्ट विद पेयर्स,
या जिन बच्चों के साथ वो स्कूल में जाके बैठेंगे उनके साथ उन्हें डिस्कम्फर्ट ना हो, व आराम जो है उनको ना लगे। Psychologists agree that if it is not treated, school phobia in childhood can have long-term negative consequences as the person grows into adolescence and adulthood. कहते हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं वो इस बात से सहमत होते हैं कि अगर इसका इलाज नहीं किया जाता है, ट्रीट नहीं की जाती, इलाज नहीं की जाती है, तो बचपने में जो स्कूल फोबिया होती है वह एक लंबे समय के लिए नकारात्मक परिणाम या जो खामियाजा होता है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनके हो सकते हैं ऐसे बच्चों पे जब ये बच्चे ग्रो करते हैं, एडोलेसेंस और एडल्टहुड में पहुंचते हैं। तो मैंने दोनों को पहले से डिफाइन कर रखा है। द चाइल्ड विद ए स्कूल फोबिया कैन ग्रो अप टू ए वेरी सीरियसली डिपेंडेंट एंड फियरफुल पर्सन। जिसमें स्कूल फोबिया होते हैं वो काफ़ी गंभीर तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, खास करके अपने पेरेंट्स के ऊपर या किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, और ये फियरफुल पर्सन होते हैं। इनके मन में हमेशा जो है किसी न किसी प्रकार की डर जो है बनी रहती है। चलिए आगे चलते हैं। वह है 1.5.4 में, वह है आपका सोशल फोबिया। अभी इस सोशल फोबिया के बारे में दे रखे हैं कि मोस्ट क्लासरूम्स हैव एटलीस्ट 1 or 2 चिल्ड्रन। अधिकतर ऐसे क्लासरूम होते हैं जिसमें ये 1 या 2 बच्चे होते हैं। कितने होते हैं? 1 या 2 ही बच्चे होते हैं कम से कम। हु आर एक्सट्रीमली क्वाइट एंड शाय। कहते हैं ये वो 1 या 2 बच्चे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा चुप होते हैं या संकोची होते हैं, शर्मीले होते हैं, शाय होते हैं। वो बोलते नहीं हैं खुल करके, वो बातों को मन में ही रखते हैं। ऑफ्टन दीज चिल्ड्रन, इसको ऑफन और ऑफ्टन दोनों पढ़ा जाता है, OFTN, ठीक है। दीज चिल्ड्रन विल प्ले ओनली विद फैमिली मेम्बर्स और फैमिलियर फियर्स। अक्सर ये जो बच्चे होते हैं वो केवल अपने फैमिली मेम्बर और जो जान पहचान को उनके साथीगण होते हैं, फैमिलियर पीयर्स होते हैं, उनके साथ ही खेलेंगे। एवॉइडिंग स्ट्रेंजर्स बोथ यंग एंड ओल्ड। और ये जो अपरिचित लोग होते हैं, अजनबी होते हैं, चाहे वो यंग हो या ओल्ड हो, दोनों को ये त्याग कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। Their shyness may prevent them from acquiring social skills and participating in a variety of activities. कहते हैं उनका जो संकोचपन या शर्मिंदगी या शर्मिलापन जो है वो उन्हें सामाजिक जो स्किल होती है उनको धारण करने या उनको ग्रहण करने में उन्हें रोकते हैं। अनेक प्रकार के जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनमें योगदान या पार्टिसिपेट करने में रोकते हैं। जो अधिकतर उन्हीं के उम्र के बच्चों के द्वारा लिया जाता है वो ऐसे बच्चे नहीं ले पाते हैं जिन्हें सोशल फोबिया होती है। फॉर दे अवॉइड प्लेग्राउंड्स एंड गेम्स प्लेड बाय नेबरहुड चिल्ड्रन। क्योंकि वे उनके आसपास के या पड़ोसी के जो बच्चे के द्वारा जो गेम या जो प्लेग्राउंड पे खेली जाती है वहाँ पर में वो नहीं जाते, वो उनसे दूर रहते हैं, वो अलग थलग रहते हैं ऐसे बच्चे। Although some children who are shy may simply be slow to warm up। कहते हैं भले ही कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो संकोची होते हैं, शाय होते हैं, वो साधारण तरीके से बहुत स्लो होते हैं वार्म अप करने में। मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ही धीरे से या आराम से जो है सीखने में। वार्म अप मतलब वही होते हैं। विड्रॉन चिल्ड्रन नेवर डू। लेकिन विड्रॉन जो चिल्ड्रन होते हैं वो कभी ऐसा नहीं करते, जो कभी जाते ही नहीं, उसी को विड्रॉन चिल्ड्रन कहा जाता है। इवन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू न्यू पीपल। विड्रॉन जो चिल्ड्रन होते हैं जिनकी तमन्ना कभी नहीं होती है कि वो कुछ जीवन में नया करे, वो हमेशा भागते रहते हैं। ऐसे बच्चों को अगर नए लोगों के सामने काफ़ी लंबे समय तक भी छोड़ दिया जाए, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर कर दिया जाए, तब भी इनके अंदर में सीखने की ललक नहीं हो पाती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं एक्सट्रीमली शाय चिल्ड्रन में रिफ्यूज़ टू स्पीक एट ऑल इन अनफैमिलियर सोशल सर्कमस्टांसेस। कहते हैं काफ़ी ज़्यादा या बहुत अधिक जो शाय चिल्ड्रन होते हैं, संकुची बच्चे होते हैं, वो जो अनफैमिलियर स्कूल सोशल जो सर्कमस्टांसेस हैं, खास करके जो अपरिचित जो सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, उनमें वो किसी भी प्रकार से बोलने से हिचकिचाते हैं या मना कर सकते हैं। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड सिलेक्टिव म्यूटिज्म।
और इस परिस्थिति को जो है, हालात को जो है, वो सिलेक्टिव म्यूटिज़म कहा जाता है। इन क्राउडेड रूम्स दे क्लिंग एंड विस्पर टू देयर पेरेंट्स, हाइड बिहाइंड द फर्नीचर, कॉर इन कॉर्नर्स। कहते हैं जो भीड़ भाड़ वाले रूम होते हैं उसमें वो अपने पेरेंट्स को चुपचाप कान में धीरे धीरे बोलते हैं या उनसे चिपक जाते हैं, क्लिंग करते हैं, फर्नीचर के पीछे छुप जाते हैं, हाइड कर जाते हैं, कावर्स इन कॉर्नर्स या कोने में जाकर दुबक जाते हैं डर के मारे, कावर इन कॉर्नर्स, एंड मे इवन हैव टेंट्रम्स, या हो सकता है कि उनके अंदर में गुस्सा अचानक सा फूट जाए, वो अचानक से गुस्सैल हो जाए, उसी को टेंट्रम कहा जाता है। ये मे लगा रखा है सब में, तो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है यहाँ पर में, ठीक है। एट होम दे आस्क देयर पेरेंट्स एंडलेस क्वेश्चंस अबाउट सिचुएशन दैट वरी देम। घर पर में ऐसे बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से लगातार प्रश्न पूछते रहते हैं उस परिस्थिति के बारे में जो परिस्थिति उन्हें चिंतित करती है, दैट वरी देम। Withdrawn children usually have warm and satisfying relationship with family members। और ऐसे बच्चे जो बिल्कुल दूर ही रहना चाहते हैं, withdrawn children होते हैं, वो साधारणतया जो है वो काफ़ी जोशीले और सेटिस्फाइंग जो है रिलेशनशिप बनाते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एंड दे शो ए डिज़ायर फॉर अफेक्शन एंड एक्सेप्टेंस। और ये जो बच्चे होते हैं वो अफेक्शन के प्रति और एक्सेप्टेंस के प्रति डिज़ायर दिखाते हैं। अफेक्शन का मतलब लगाव होता है और एक्सेप्टेंस का मीनिंग होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें थ्योरीज ऑफ इटियोलॉजी ऑफ सोशल फोबिया। सोशल फोबिया के जो कारण है, इटियोलॉजी मैंने बताया है कि क्या होता है, किसी चीज़ का कारण का पता करना को इटियोलॉजी कहा जाता है। उसमें जो थ्योरीज़ है जो बच्चे के ऊपर की गई थी, इन चिल्ड्रन के ऊपर की गई थी, आर जनरली सिमिलर टू थ्योरीज ऑफ सोशल फोबिया इन एडल्ट्स। ये जो थ्योरीज़ है ये खास करके एडल्ट्स के अंदर जो सोशल फोबिया है उनकी थ्योरीज से साधारणतया मिलती जुलती है, सिमिलर है। रिसर्च हैज शोन दैट चिल्ड्रन विद एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स ओवर एस्टिमेट द डेंजर। कहते हैं रिसर्च यह दिखा चुकी है कि जिस बच्चे के अंदर में एंग्जाइटी डिसऑर्डर होती है, यहाँ पे विद का मतलब के साथ नहीं होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, डेंजर को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। मतलब खतरा नहीं भी होने वाली होती है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा एस्टिमेट करके मानते हैं कि नहीं खतरा हो सकता है उनके अंदर में, ठीक है, कभी भी खतरा उनके लाइफ में आ सकता है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होती है। एंड अंडर एस्टिमेट देयर एबिलिटी टू कोप विद देम। लेकिन वो अपने आप को हमेशा कमज़ोर मानते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं कि ये जो डेंजर आएगा अधिकतर हालातों में, मैनी सिचुएशन में, उनसे कैसे निपटा जाए। कोप का मतलब निपटना होते हैं, और जो उनके अंदर निपटने की योग्यता होती है उनको वो अंडर एस्टिमेट कर बैठते हैं। डेंजर को तो ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन जो निपटने की, उनसे कैसे लड़ें, उनसे कैसे मतलब निपटें, उनको वो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। द एंग्जाइटी क्रिएटेड बाय दीज कॉग्निशंस दैन इंटरफेयर्स विद सोशल इंटरेक्शन। और यह जो चिंता है जो इन सभी कॉग्निशन के द्वारा क्रिएट की जाती है। कॉग्निशन का मतलब होता है आपके अंदर में सीखने की, समझने की, सोचने की, अंडरस्टैंड करने की जो क्षमता होती है या नॉलेज को ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसको कॉग्निशंस कहा जाता है। ये सारे क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं सोशल इंटरेक्शन में। मतलब जो समाज में जाके जब किसी व्यक्ति से वो बातचीत करता है तो ये सारी क्या करती है, इंटरफेयर करती है, उनको सही से समझने नहीं देती है किसी बात को। कॉजिंग द चाइल्ड टू अवॉइड सोशल सिचुएशन। और ऐसे बच्चे को सोशल सिचुएशन से अलग रखने का कारण बना देती है, उनको अवॉइड करा देती है। एंड दस डज नॉट गेट मच प्रैक्टिस एट सोशल स्किल्स। और यह सामाजिक जो स्किल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। Another reason could be that withdrawn children may simply not have the social know how that facilitates interaction with same age children। दूसरा जो कारण होता है जो कि हो सकते हैं कि withdrawn जो चिल्ड्रन होते हैं वो सिंपली तरीके से उनके अंदर में सोसाइटी में कैसे क्या होता है उनके बारे में जानकारी नहीं हो सकते हैं। अगर ये जानकारी उनको हो जाए तो उनको इंटरेक्शन करने में सुलभ कर देता है, फैसिलिटेट करता है, आसान बनाता है सेम एज चिल्ड्रन के साथ। द फाइंडिंग दैट आइसोलेटेड चिल्ड्रन मेक फ्यूअर अटेम्प्ट्स टू मेक फ्रेंड्स। और यह पता किया गया
कि ये जो अलग थलग बच्चे होते हैं, आइसोलेटेड चिल्ड्रन होते हैं, वो कुछ ही प्रयास करते हैं फ्रेंड्स बनाने का, अटेम्प्ट्स टू मेक फ्रेंड्स, एंड आर लेस इमेजिनेटिव, और ये इमेजिन करने में भी बहुत कमज़ोर होते हैं। इन देयर प्ले, अपने प्ले में इंडिकेट डिफिशिएंसी इन सोशल स्किल्स, और ये क्या होते हैं, इससे सोशल स्किल्स में जो उनकी जो डिफिशिएंसी है उनको दर्शाती है। डिफिशिएंसी का मतलब कमी होती है। आगे चलते हैं, आगे हैं फाइनली आइसोलेटेड चिल्ड्रन में हैव बिकम सो बिकॉज दे हैव इन द पास्ट स्पेंट मोस्ट ऑफ देयर टाइम विद एडल्ट्स, और अंत में आइसोलेटेड जो चिल्ड्रन होते हैं वो ऐसा बन सकते हैं, may have become so because they have in the past spent most of their time with adults, क्योंकि पहले वो क्या किए थे कि एडल्ट्स के साथ बहुत समय वो गुजार चुके थे। These children interact more freely with adults than with other children, और ऐसे बच्चे एडल्ट के साथ अधिकतर खुल के बात करते हैं अपने बच्चों की तुलना में या अपने साथीगण की तुलना में। तो इसके साथ ये पार्ट एंड होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो है आगे की पार्ट करेंगे, ठीक है।